हेलो एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर 3 है ना, डी एंड एफ ब्लॉक है ना। 2 लेक्चर मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ और मैंने कल केमेनो 4 भी आपको पढ़ा दिया था, है ना, केमेनो 4। ठीक है, आज हम एक और पढ़ेंगे K2Cr2O7, है ना। केमेनो 4 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलो देखते हैं। तो बेटा मेरी बात को समझना धीरे धीरे, है ना। हाँ देखो, हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना, किसकी, K2Cr2O7 की। K2Cr2O7 को हम क्या बोलते हैं बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपनी एनसीईआरटी की बुक में एक ही मेथड है जो दी गई है, किसको बनाने की, पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने की। ठीक है, सबसे पहली मेथड जो है बेटा, उसको ध्यान देना आप। सबसे पहली मेथड में क्या है कि हम इससे पढ़ेंगे कि क्रोमाइट और होता है। क्या होता है, क्रोमाइट आर, है ना। क्रोमाइट और का सूत्र क्या होता है बेटा, FeCr2O4। क्या होता है, FeCr2O4 होता है। तो क्रोमियम और को हम फ्यूज्ड करना मतलब जलाते हैं, किसमें, सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में, है ना। Na2CO3 किसका फार्मूला होता है, सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में हम उसको क्या करते हैं, फ्यूज्ड करना मतलब उसको हम जलाते हैं और उसके बाद बेटा हम ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं O2 की प्रेजेंस में, O2 के साथ में। तो आप यहाँ पर देखो कि ये FeCr2O4 जो है वो क्या बना लेता है, Na2CrO4। क्या बना लेगा, Na2CrO4, है ना। और ये देखो, ये आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, जितनी भी रिएक्शन में आज पढ़ाऊंगा जो भी चीजें सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखो, है ना, FeCr2O4 को हमने फ्यूज्ड किया किसके साथ में, Na2CO3 के साथ में, सोडियम कार्बोनेट के साथ में, है ना। ऑक्सीडाइज्ड किया किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। कल भी मैंने आपको बताया था ना, कल भी हमने KMnO4 जब बनाए थे तो वहां पर भी हम फ्यूजन की प्रोसेस कर रहे थे। आज भी हम फ्यूजन की प्रोसेस करेंगे। ठीक है तो यहाँ पर हमको ये किस कलर में मिलेगा बेटा, येलो कलर में। सर कलर को याद रखने हैं क्या, हाँ बेटा कलर आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो ये चेंज हो गया किसमें, Na2CrO4 में। Fe2O3 भी बना है, मतलब आयरन का ट्राई ऑक्साइड भी बना। और यहाँ से CO2 गैस जो है बेटा वो बाहर हो गई होगी। CO2 गैस क्या हो गई होगी, बाहर हो गई होगी। फिर हमने फर्दर क्या किया बेटा, Na2CrO4 को H+ मतलब यहाँ पर हमने किसके साथ में रिएक्शन कराए, एसिड के साथ में, है ना। एसिड से ही क्या आता है, H+ आता है। तो जब आप एसिड से रिएक्शन कराओगे, है ना, FeCr2O4 से क्या बना, Na2CrO4। फिर Na2CrO4 की रिएक्शन आपने एसिड के साथ कराए तो वो क्या बना लेगा, Na2Cr2O7, Na2Cr2O7। फिर आपने उसके साथ किसके साथ रिएक्शन कराया बेटा, KCl के साथ में। तो KCl के साथ में आपने रिएक्शन कराओगे तो हमारा जो हम जो पढ़ रहे हैं K2Cr2O7 यहाँ से बन जाएगा। ये हमारा क्या बन गया बेटा, K2Cr2O7। और इस K2Cr2O7 का हमें कलर कैसा मिलेगा, यह हमें ऑरेंज कलर का मिलेगा। ठीक है, प्रोसेस में हमने क्या क्या किए, FeCr2O4 लिया, क्या लिया हमने, FeCr2O4, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमाइट ऑर्क, है ना। इसको हमने फ्यूज्ड किया और ऑक्सीडाइज किया। फ्यूज्ड किसके साथ किया, Na2CO3 के साथ में, मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ हमने इसको फ्यूज्ड किया। और उसके बाद हमको येलो कलर का क्या मिला बेटा, Na2CrO4 मिल गया। Na2CrO4 मिला, साथ साथ में हमको Fe2O3 भी मिला और हमको क्या मिला, CO2 भी मिला। बात समझ में आई। और CO2 गैस यहाँ से इवॉल्व हो गई। फिर हमने इस Na2CrO4 की रिएक्शन कराई किसके साथ में, एसिड के साथ में। तो हमें क्या मिला, Na2Cr2O7। फिर उस Na2Cr2O7 में क्या डाल दिए, KCl डाल दिए। तो पोटेशियम पर मैग्नेट का क्या हो चुका है, फॉर्मेशन हो चुका है। बेटा 1 मिनट में रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं देख लेता हूँ, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, चलो आगे चले क्या बेटा, आगे चलते हैं ना, 1 मिनट। चलो आगे देखते हैं बेटा, है ना, आगे क्या क्या चीजें हो रही हैं। देखो अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एक ही मेथड है ना। अपनी एनसीईआरटी की बुक में जितनी मेथड है और जितनी चीजें हम उसको पढ़ेंगे, उसके अलावा हम एक्स्ट्रा का कुछ नहीं पढ़ेंगे। ओके, एक्स्ट्रा का पढ़ने के लिए आप मेरे से नीट का पढ़िएगा, ठीक है ना। नीट में मैं बहुत एक्स्ट्रा का पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो तो प्रॉपर्टीज देखो बेटा, है ना, ये हमारा रिकेप वीडियो है ना। इससे आप नीट की भी एग्जाम में बहुत अच्छी मार्क ले सकते हैं और बाकी अदर एग्जाम में भी बहुत अच्छी मार्किंग मिल सकती है। चलो देखते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं, प्रॉपर्टीज जो है बेटा देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, हमने इसको बनाने की मेथड पढ़ ली है। अब हम इससे देखेंगे कि ये कौन कौन सी रिएक्शन कर सकता है ना। तो जितनी भी जितनी भी प्रॉपर्टीज में जो भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो किससे स्टार्ट होगी,
O7 से ही स्टार्ट होगी। बात समझ में आई? देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसका हीटिंग इफेक्ट। जब अगर आप K2Cr2O7 को हीट करोगे, है ना, अगर आप किसको हीट करोगे, K2Cr2O7 को अगर बेटा आप हीट करोगे तो आपको K2CrO4 में टूट जाएगा और Cr2O3 में टूट जाएगा, है ना। ये क्रोमियम का ट्राई ऑक्साइड है, ठीक है। कलर का बड़ा महत्व है यहाँ पर, है ना। K2Cr2O7 किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। किस कलर का होता है बेटा, ऑरेंज कलर का। इधर मिला था ना हमको ऑरेंज कलर का, है ना। तो याद रखना कि K2Cr2O7 का कलर कैसा होता है, वह एक ऑरेंज कलर का है, ठीक है। उसको आपने हीट किया तो किस में चेंज हो गया, K2CrO4 में और Cr2O3 में। और यहां से भी बेटा कौन सी गैस बाहर हुई है, ऑक्सीजन गैस यहां से भी बाहर हुई है। ऑक्सीजन एक गैस है और केमिस्ट्री में गैस को ऐसे बाहर करके दिखाते हैं, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट आप याद रखना कि जब जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो K2CrO4 और Cr2O3 में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात आई समझ में? अब देखो ये है क्या हमारा हम क्या पढ़ रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये क्या है, हमारा क्रोमेट आयन है ना। ये क्या है, हमारा क्रोमेट आयन है ना, है ना। इसमें वो नहीं होना, कंफ्यूजन नहीं होता। ये हमारा क्या, K2Cr2O7, K2Cr2O7। जब हम इसको ब्रेक करेंगे ना बेटा तो ये टूटेगा किसमें, 2K+ में और Cr2O7 2- में। तो ये Cr2O7 जो है इसको हम डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं, ठीक है। तो डाइक्रोमेट आयन, है ना। ये वाली रिएक्शन देखो, अगर आपने इसको इसकी रिएक्शन करा है किसी बेस के साथ, बेस से क्या आता है, OH-, बेस से क्या आता है, OH-। तो अगर आप किसी बेस के साथ में इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, CrO4-2। क्या बनेगा, CrO4-2। और फिर से अगर आपने इस CrO4-2 में क्या डाल दिए, कोई एसिड डाल दिए, तो फिर से तुमको क्या मिल जाएगा, डाइक्रोमेट आयन। मतलब एक प्रकार की बेटा ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है, ये एक प्रकार की रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। और CrO4- है ना, ये देखो यहाँ येलो कलर मिला है, ये यही वाला है। तो यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ अगर आपको जाना है तो आप बेस डाल के जा सकते हो, वापस यहाँ से यहाँ आना है। मतलब ये देखो ये वाला आयन कौन सा है, डाइक्रोमेट आयन है। और ये किसका आयन है बेटा, K2CrO4 को भी अगर आप ब्रेक करोगे तो ये ऐसे टूटेगा। देखो इसको, देखो ये कैसे टूटेगा, ये 2K+ और CrO4-2, तो ये वाला जो आयन है ना वो इसका है। और Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन ये है। बात समझ में आई? तो अगर आप बेस डालोगे तो ये मिल जाएगा, फिर से एसिड डालोगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ना। रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। बात आई समझ में? अब ना बेटा कई बार क्या है, आपसे स्ट्रक्चर पूछ सकता है ना, इन दोनों के स्ट्रक्चर पूछेगा। इन दोनों के स्ट्रक्चर के साथ में यहाँ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी सवाल आ सकता है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे कि यहाँ देखो, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। यहाँ देख भाई, यहाँ देख, इधर उधर कहाँ देख रहा है, यहाँ देख, ये है क्या, Cr2 Cr2O7-2, है ना। जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर जिसका निकालना होता है बेटा उसको हम x मान लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्रोमियम की निकाल रहे हैं, किसके निकाल रहे हैं, क्रोमियम की। पर हमारे पास क्रोमियम कितने हैं, 2 हैं, तो हम इसको क्या मान लेंगे, 2x+, ठीक है। ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा बेटा -2 होती है, कुछ कुछ केस में अलग अलग होती है, जैसे पेरोक्साइड में -1 होती है। स्पेशल केसेस में अलग अलग है, लेकिन इन जनरल 99% में -2 में मिलेगा, है ना। तो ऑक्सीजन का क्या होगा, -2। लेकिन ऑक्सीजन है कितने बेटा, 7 है ना। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 7 का। बात आ रही समझ में? फिर = का साइन लगाएंगे बेटा, और जो इसके ऊपर चार्ज है ना, जो इसके ऊपर ये जो चार्ज लगा है ना, इसको = के उधर रखते हैं ना। इस पे कितने का चार्ज लगा है, इस पे -2 का, तो इसको इधर रख देंगे -2। ये कितना हो जाएगा, 2x, है ना। ये कितना हो जाएगा, -14। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +14, है ना। -2 + 14 मतलब ये कितना हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा क्या, है ना। तो x की वैल्यू क्या 6 आ जाएगी क्या, +6, हाँ ठीक। तो ये इस यहाँ पर किस में है बेटा, ये क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, +6 है ना। यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखो -8 होगा, एक ऑक्सीजन पे -2, तो 4 ऑक्सीजन पे -8, उधर जाएगा -8, तो किसमें +8, है ना। और बताओ इसमें कितनी होगी, इसमें सोच के बताओ। ये देखो इसमें कितनी है, +6 है ना। इसमें तो आपको समझ में आ ही गया कि इसमें कितनी है, +6 है। यहाँ पर भी कितनी होगी बेटा, +6 ही होगी ना। -8 उधर जाके क्या हो जाएगा, +8, +8 -2 +6, तो इसकी भी कितनी होगी यहाँ पे, +6। मतलब ये दोनों क्रोमियम जो है
Cr2O7 -2 में और CrO4 -2 में, दोनों जगह ये किस में है बेटा, -2 ऑक्सीडेशन, सॉरी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। इनके जो है तुमसे वो पूछ सकता है क्या, स्ट्रक्चर पूछ सकता है। चलो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं ना। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बीच में रहेगा बेटा कौन, बीच में रहेगा हमारा क्रोमियम। बीच में कौन रहेगा, क्रोमियम रहेगा, है ना। एक ऑक्सीजन को ऐसे लगाना, ये दूसरा ऑक्सीजन ऐसे हो गया, है ना। दो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो गए, ये थर्ड ऑक्सीजन और ये फोर्थ ऑक्सीजन। ये यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, है ना। यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या, प्लस, है ना। और अभी मैंने आपको बताया कि क्रोमियम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यह है यहाँ पर किसमें, +6 में। इसका कैसे बनाएंगे बेटा, इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि कैसा है, ठीक है ना। चलो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। यहाँ पर एक क्रोमियम रखना, यहाँ पर एक ही क्रोमियम था, यहाँ दो दो क्रोमियम है ना। यहाँ एक क्रोमियम रखना, चलो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, वाइट से ही बनाते हैं। यहाँ एक क्रोमियम रखना, यहाँ एक क्रोमियम रखना, रख दिए, रख दिए, इतना कर लिए। यहाँ पर बेटा एक ऑक्सीजन रखना, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ऐसे हो गया। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, 7 ऑक्सीजन है बेटा, कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, ठीक है ये। और अपने को पता है कि एक ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं ना। कितने लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास में, 2 लोन पेयर, है ना। कितने यूज हो गए बेटा, 1 2 3 4 5, है ना। ये 6 और ये क्या, 7 हो गया। यहाँ पर क्या है बेटा, ये देखो, ये ऐसा क्यों दिखाते हैं सर, क्योंकि बेटा ये मेटल है पोटेशियम क्या है, मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल को केमिस्ट्री में ऐसे दिखाया जाता है ना, ये इसलिए तुमको यहाँ पर K+ और O- दिखता होगा, है ना। इसको मैं थोड़ा साइड में कर दूं क्या, यस सर, इसको साइड में कर दीजिए, है ना। इसको मैं बेटा थोड़ा सा इधर साइड में कर देता हूँ, है ना। आपको समझ में आ गया ना ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, आ गया ना समझ में, ठीक है सर, आ गया, ठीक है। उसको एक बॉक्स में डाल दे क्या बेटा, उसको एक बॉक्स में डाल देते हैं ना नोट्स बनाते समय, नहीं तो डिस्टरबेंस हो जाएगा, है ना। ये हमने क्या निकालना सीखा है, ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा, दिख रहा है सबको, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ बहुत ही काम की बातें मैं ओपन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या ओपन करूंगा, देखो सुनो थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, समझना बेटा। मैंने अगर इस वाली बॉन्ड लेंथ को, इस वाली बॉन्ड लेंथ को x माना, और इनमें से किसी एक को क्या मान लिया मैंने, y, उसको मैंने क्या मान लिया, x, तो बेटा ये दोनों बॉन्ड लेंथ होती है बराबर, ये दोनों बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। और आपके नॉलेज के लिए मैं एक बात आपको बता देता हूं कि यहाँ पर बेटा रेजोनेंस मतलब अनुनाद चल रहा है ना। देखो माइनस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा, रेजोनेंस चल रहा है। इधर से भी रेजोनेंस चल रहा है ना, कहीं से भी चला सकते हो, इधर से भी चला सकते हो। ये वाला मतलब दोनों ऑक्सीजन जो है वो रेजोनेंस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और क्रोमियम की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी है, +6 है। यहाँ पर क्या होगा सर, देखो यहाँ पर क्या है ना बेटा, अगर मैं इस बॉन्ड लेंथ को x मान लूँ, है ना, ये वाले ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, और ये वाली को मैंने क्या मान लिया बेटा, y मान लिया, है ना। किसको x माना किसको y माना, समझ में आ गई ना बात। बॉन्ड लेंथ, हम ये क्या है बेटा, ये बॉन्ड लेंथ, बंध की लंबाई, ये क्या बता रहा हूं मैं तुमको, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ समझा रहा हूँ, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा देखा गया है, मतलब ये एक्सपेरिमेंटली है, ऐसा आप मान के चल सकते हो कि y की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है किससे, x से, y की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है किससे, x से। ऐसा क्यों सर, देखो एक्चुअल में ना हर जगह रेजोनेंस है ना। देखो यहाँ पर भी ये लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस की कंडीशन है, यहाँ पर भी माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल, ये भी रेजोनेंस की कंडीशन है ना। ये सब रेजोनेंस की कंडीशन है, ऑर्गेनिक में है ये, 11th क्लास में, ठीक है, बेसिक से है ये ऑर्गेनिक, है ना। तो देखो ध्यान दो, लोन पेयर सिंगल डबल, ये भी एक रेजोनेंस की कंडीशन है। निगेटिव चार्ज सिंगल और डबल, ये भी एक रेजोनेंस की कंडीशन, पर ये वाला ऑक्सीजन रेजोनेंस नहीं खेलेगा, है ना। और रेजोनेंस से क्या होता है ना बेटा, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। क्यों हो जाती है सर, देखो यहाँ पे मान लो रेजोनेंस हुआ, तो ये कहीं ना कहीं ये सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है ना। ओ दीदी इधर देख, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है ना, देखिए यहाँ गया, ये यहाँ आया, तो ये सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये चार्ज उठकर यहाँ चले जाएगा, मतलब ये ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो सिंगल बॉन्ड में अगर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आए, और तुमको पता है कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड और सब ट्रिपल बॉन्ड, है ना। बॉन्ड लेंथ मतलब बंध की लंबाई, एकल बंध की सबसे ज्यादा होती है, फिर द्विबंध, और फिर लास्ट में क्या आते हैं, त्रिबंध। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि क्यों वाई की बॉन्ड लेंथ क्यों ज्यादा बढ़ी है, मैं बता रहा हूँ।
ये ऑक्सीजन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं खेलेगा। क्यों नहीं खेलेगा सर? इसलिए नहीं खेलेगा क्योंकि जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डाले, जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डाले तो इस पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा? प्लस चार्ज। क्या आ जाएगा? इस पर प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा। इस पे नहीं आने वाला क्योंकि इस पे ऑलरेडी पहले से माइनस था। यहाँ जब ये चार्ज आएगा तो ये ऋण चार्ज जो है हमेशा डबल बॉन्ड में चेंज होता है ना, ये अपने दिमाग में रखना, बुद्धि में रखना कि ऋण जो है अगर वो ट्रांसफर हुआ कहीं तो सीधे क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड बन जाता है ना। पहले से एक सिंगल था, एक फिर से आ गया, मतलब क्या हो गया? वो डबल हो गया। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे लोन पेयर अगर रेजोनेंस खेले ये वाले ऑक्सीजन के, है ना, यहाँ पर रेजोनेंस में आए अगर, तो इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? इधर देख, ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, उच्च विद्युत ऋणी तत्व है और उस पर कभी माइनस चार्ज नहीं आता। बात समझ में आई? इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पर ये इधर से चलेगा रेजोनेंस, इधर से चलेगा, इधर से चलेगा, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। डेट्स वाई, है ना। तो नहीं करेगा तो ये सिंगल बॉन्ड ही रह जाएगा, है ना। और ये जो है ये वाला बॉन्ड ले लो या फिर ये वाला बॉन्ड ले लो, इसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर थोड़ा बहुत तो आएगा। उस वजह से क्या है बेटा कि y की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है किससे? x से। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, है ना। चलो चलते हैं आगे की तरफ। चलो Cr देखो, K2Cr2O7 बेटा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ये वाली जो लाइन है इसका क्या महत्व है सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? पहली बात तो ये है ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है बेटा जो खुद का क्या करे? खुद का क्या करे बेटा? रिडक्शन। खुद का क्या कर ले? खुद का रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है बेटा? खुद का रिडक्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर को कम कर लेना, ऑक्सीडेशन नंबर को कम कर लेना। तो ये खुद का क्या कर लेंगे? रिडक्शन। और दूसरे का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन, है ना। दूसरे का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा देना, है ना। सामने वाले की ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा देंगे और अपना क्या कर लेंगे? अपना क्या कर लेंगे बेटा? अपना रिडक्शन करवा लेंगे, ठीक है। तो जो खुद का दूसरे का ऑक्सीडेशन कराए और खुद का रिडक्शन कराए उनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग। देखो ये यहाँ किस में था? यहाँ किस में था ये, है ना। ये निकाल के देख लो, ये 2x, ये -14 -2 +6 में था। किस में था? यहाँ पर +6 में था। ये प्लस, हाँ एक और बात, एक और बात बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल गया मैं तो बताना। यहाँ पर क्या है बेटा? एक थ्योरी काम कर रही है दोनों जगह पर। यहाँ पर भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान देने लायक एक बात है बेटा, और वो ध्यान देने लायक बात ये है कि यहाँ पर जो क्रोमियम है ना, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, है ना। ऑर्गन तक 18 आ जाते हैं, ठीक है। फिर क्या बच जाता है यहाँ पर? 4s2, है ना, 3d4। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक्सेप्शनल है। यहाँ पर रहता है 4s1 और यहाँ पे क्या आता है? 3d5। मतलब ये d के 5 इलेक्ट्रॉन और s का 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कुल मिला के तुम्हें 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब देखो यहाँ पे जो क्रोमियम है वो +6 में, मतलब अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा चुका है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। ये इसलिए बता रहा हूं मैं तुमको क्योंकि ये क्यों रिड्यूसिंग है, देखो मैं तुमको उसका भी रीजन बताऊंगा अभी, पहले यहाँ ध्यान दो। ध्यान देने लायक बात यह है कि अगर आपने क्रोमियम का आउटर मोस्ट वाला लिखे तो 4s1 और क्या 3d5, है ना, मतलब d के 5 मिल जाएंगे और s का 1 मिल जाएगा, मतलब कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन आपको दे सकता है। और इसने दे दिया है ना। इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ चुका है अपनी, ये +6 पर आ चुका है। तो अब यहाँ पर एक थ्योरी काम करती है कि जब मेटल जो है ना, क्रोमियम एक मेटल है, क्रोमियम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाती है तो यहाँ पर एक थ्योरी काम करेगी बेटा, और उस थ्योरी का नाम क्या है? कल भी बताया था मैंने, LMCT। क्या नाम है उसका? LMCT। सर व्हाट इज LMCT? लिगेंड टू मेटल। क्या है बेटा? LMCT क्या है? लिगेंड टू मेटल चार्ज थ्योरी। ये काम कर रही है यहाँ पर, है ना। ये वाली थ्योरी यहाँ पे क्या कर रही? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर थ्योरी। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर थ्योरी का टी अलग है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। देखो ऑक्सीजन को तुम एक लिगेंड मान लो। लिगेंड क्या होते हैं सर? लिगेंड वो होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। तो ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ये ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस चार्ज है ना। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ही है, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। तो वो किसको दान कर रहा है? वो किसकी तरफ ट्रांसफर हो रहा है? वो मेटल की तरफ। किसकी तरफ? मेटल की तरफ। और मेटल पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मेटल पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन +6 मतलब अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आ चुकी है वो,
बात आ रही है ना समझ में। तो ऑक्सीजन एक लिगेंड के जैसे वर्क कर रहा है, ऐसा आप मान के चल लो, है ना। तो लिगेंड है ना, लिगेंड टू मेटल, लिगेंड से किसकी तरफ, क्रोमियम क्या है, एक मेटल। चार्ज का क्या हो रहा है, ट्रांसफर, चार्ज हो रहा है ना यहाँ पे, ट्रांसफर देखो, चार्ज हो रहा है, ट्रांसफर यहाँ पे, ये चार्ज ही तो है, निगेटिव पॉजिटिव को चार्ज ही तो कहते हैं। चार्ज का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है बेटा, इसलिए इन दोनों जगह पे एलएमसीटी वर्क करता है। ये बात एनसीईआरटी की बुक में भी लिखी गई है, ठीक है। देखो देखो बेटा, रिकेप क्लास है, उसके बावजूद भी मैं आपको बहुत ज्यादा चीजें डिलीवर कर रहा हूँ, बात समझ में आई। आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, देखो ये जो क्रोमियम है ना, K2Cr2, ओ माय गॉड, है ना, K2Cr2O7 में बेटा क्रोमियम किस पर है, +6 में है। किस में है बेटा, ये +6 में है। तो अब ये इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्या, नहीं, मतलब अब इलेक्ट्रॉन का लॉस तो नहीं कर सकता, अब ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ गेन करेगा, है ना। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। इसलिए खुद का क्या करता है बेटा, रिडक्शन, और दूसरे का क्या करता है, ऑक्सीडेशन। बात आई ना समझ में, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, ये देखो, ये एसिडिक मीडियम में, कौन से मीडियम में, है ना, K2Cr2O7 एक्ट अस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, मतलब ये एसिडिक मीडियम में एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात आई समझ में, ठीक है। तो देखो Cr2O से क्या लिखा हूं मैंने, हाँ, Cr2O7-2 एसिडिक मीडियम में, कौन से मीडियम में बेटा, एसिडिक मीडियम में अपने आप को चेंज कर लेता है, किसमें, क्रोमियम +3 में। किसमें चेंज कर लेगा, क्रोमियम +3 में। और आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है बेटा कि ये इतने लोगों को, है ना, ये जो इतने हैं जो मैंने लिखा हूं, और एक निमोनिक्स भी मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है कि फिर एक सॉन्ग सुनाओ, है ना, फिर मतलब आयरन, है ना, आयोडीन, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटा। हाँ, देखो फिर से याद रखना आयरन को, एक से कहीं ना कहीं आयोडीन, आयोडीन जैसा कुछ निकल रहा है, तो उसको क्या रखना आप, एक आयोडीन से याद रखना, सॉन्ग, सॉन्ग को याद रखना H2S, H2S, और सुनाओ से याद रखना क्या, टीन, है ना। तो देखो खुद का रिडक्शन करेगा, दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर ऑक्सीडेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना, है ना। तो Fe+2 को, किसको बेटा, Fe+2 को चेंज कर देगा Fe+3 में, किसमें चेंज कर देगा इसको, Fe+3 में चेंज कर देगा। देखो बढ़ गई ना ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 से +3 हो गई, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही लॉस कर चुका था, एक और लॉस कर दिया होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। इसको किसमें बदल देगा बेटा, I2 में, इसको बदल देगा बेटा सल्फर में, और इसको बदल देगा Sn+4 में। किसमें बदल देगा इसको, तीन को +2 से उठा के फेंक देगा किसमें, +4 में। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। और K2Cr2O7 बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट भी हमें देता है, जिसका नाम है क्या, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्या, क्लोरिल क्लोराइड टेस्ट, है ना। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में बेटा सॉलिड आयनिक क्लोराइड लिया जाता है, सॉलिड स्टेट में हम क्या लेते हैं, आयनिक क्लोराइड को ले लेंगे, है ना, यही K2Cr2O7 को हम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसको यहां से निकलेगी किसकी वेपर, क्रोमिल क्लोराइड की क्या निकलेगी बेटा, वेपर। और वेपर का कलर आप याद रखना, है ना सर, क्रोमिल क्लोराइड क्या है, ये तो लिखा है बेटा, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, CrO2Cl2। तो सॉलिड स्टेट में हम लेते हैं किसको, आयनिक क्लोराइड को लेंगे, है ना, आयनिक क्लोराइड को हम सॉलिड स्टेट में लेते हैं। पर सर ये रेडिश ब्राउन वेपर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेटा यहीं से तो शुरू हो रहा है। देखो हम पहले क्या लेंगे, एक आयनिक क्लोराइड लेंगे, एक कोई भी हम सॉलिड आयनिक क्या ले लेंगे, क्लोराइड ले लेंगे, उसमें बेटा हम लोग सॉलिड K2Cr2O7 डालेंगे ना। यहां से यहां पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, सॉलिड K2Cr2O7, है ना, जो हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, उसी का टेस्ट है, वही ये वाला टेस्ट देता है ना, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट वही देता है। तो कोई हम आयनिक क्लोराइड ले लेंगे, कोई हम क्या ले लेंगे, आयनिक क्लोराइड ले लेंगे, वो भी कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में ले लेंगे। उसमें हम डालेंगे क्या, सॉलिड K2Cr2O7, और कंसंट्रेटेड क्या डालेंगे बेटा, H2SO4, है ना, सांद्र H2SO4, H2SO4 एक एसिड है। तो ये आयनिक क्लोराइड ये सब डालने पर सीधे चेंज हो जाएगा किसमें, क्रोमिल क्लोराइड में। किसमें चेंज हो जाएगा, क्रोमिल क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। और इस क्रोमिल क्लोराइड की जो वेपर निकलेगी वो किस कलर की निकलेगी, रेडिश ब्राउन, लाल भूरा कलर, ठीक है। फिर आप इसमें क्या डालेंगे बेटा, NaOH, NaOH एक बेस है। तो CrO2Cl2 जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, Na2CrO4 में। किसमें चेंज हो जाएगा वो, Na2CrO4 में चेंज हो जाएगा। और वो किस कलर का होगा बेटा, येलो कलर का। किस कलर का होगा वो,
येलो कलर का। फिर उसमें आप लेड डाई एसीटेट, क्या नाम है इसका, लेड डाई एसीटेट। सर इसकी शक्ल कैसी होगी, ये दिखेगा कैसा, है ना, दिखेगा कैसा, देखो ये हो गया लेड, ठीक है। एसीटेट ग्रुप, मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होगा कि एसीटेट ग्रुप क्या होता है ना। ये देखो ये ओ, इसको बोलते हैं हम क्या बेटा, एसीटेट ग्रुप, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं। और ये कितने बार है बेटा, इसको शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है, ओ ए सी, क्या लिखा जाता है इसको शॉर्टकट में, ओ ए सी। तो लेड डाई एसीटेट यहाँ पर डाला गया है, और लेड डाई एसीटेट डालने पर Na2CrO4 जो है वो बेटा वो PbCrO4 में हो जाता है। इसका येलो कलर का सॉल्यूशन बनता है, और इसका येलो कलर का पीपीटी मतलब नीचे बैठ गया होगा वो, उसको हम पीपीटी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जो है वो K2Cr2O देते हैं, हमको आयनिक क्लोराइड लेना पड़ता है। बहुत सारे आयनिक क्लोराइड हमारे पास है। आयनिक क्लोराइड में हम जैसे ही K2Cr2O7 विथ कंसंट्रेटेड H2, तो यहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड मिलता है, और रेडिश ब्राउन कलर की क्या निकलती है, वेपर निकलती है। ये है क्रोमिल क्लोराइड, क्या है बेटा, ये है क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला। बात आई समझ में, आगे चले क्या, आगे चले बेटा, ठीक है सर। कौन, अब मैं वो बता रहा हूँ कि कौन ऐसे हैं जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते, है ना, ये लिखा है ना, फॉलोइंग क्लोराइड्स, फॉलोइंग क्लोराइड्स डू नॉट गिव क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, है ना। देखो ये है ना, अभी किसी को लग रहा होगा कि आयनिक क्लोराइड क्या होते हैं। आयनिक क्लोराइड मतलब बेटा एक मेटल और एक क्लोरीन, मेटल क्लोरीन, मेटल क्लोरीन, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आयनिक क्लोराइड। क्या बोलते हैं इनको हम, आयनिक क्लोराइड। मेटल का क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक क्लोराइड। तो ऐसे कौन से आयनिक क्लोराइड है जो सीसीटी नहीं देते, मतलब क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते, है ना, ये सब एनसीईआरटी में है। ऐसे कौन से हैं जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते, तो एक एजीसीएल है ना, सिल्वर का क्लोराइड है, टीन का क्लोराइड है, लेड का क्लोराइड है ना, PbCl4, PbCl2 भी बनता है ना, PbCl4, SnCl4, ये AgCl है। यहाँ पर ये मरकरी के दोनों, है ना, Hg2Cl2 और HgCl2, Hg2Cl2 और HgCl2, है ना। इसको याद कैसे रखेंगे बेटा, अजी सुनो, अजी सुनो, अजी सुनो, प्यार हो गया, अजी सुनो, प्यार हो गया, है ना, इससे याद रखो। अजी मतलब एजी, सुनो से क्या आएगा बेटा, टीन आएगा, क्या आएगा, टीन आएगा। प्यार से क्या निकल के आएगा बेटा, पीबी आ गया, और हो गया से HG निकल के आएगा, है ना, हो गया से क्या निकल के आएगा, HG निकल कर आएगा। तो आप ये निमोनिक्स के जरिए भी इसको याद रख सकते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते, जो क्या नहीं देते बेटा, क्लोरिल क्रोमाइड टेस्ट नहीं देते। ठीक है, आगे चले। अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, है ना। एफ ब्लॉक बहुत ही छोटा सा है बेटा, वो हम एक ही लेक्चर में उसको क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। बात आई समझ में, चलो देखते हैं। तो बेटा जितने Cu+ के हेलाइड हैं, है ना, कॉपर के जितने भी हेलाइड हैं, और वो भी कौन से वाले जिसमें कॉपर तुम्हें किस में दिखाई देगा, +2 में दिखाई देगा, वो सब सब स्टेबल होते हैं, उनका अच्छा खासा स्थायित्व रहता है। किसको छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर किसको, आयोडीन को। मतलब अगर Cu+2, देखो हेलाइड मतलब हेलाइड में सब आएंगे ना, क्लोरीन भी आएगा, ब्रोमीन भी आएगा, आयोडीन भी आएगा, लेकिन जो आयोडीन वाले हैं, कौन से वाले, है ना, लिखा है ना, देखो ऑल Cu+2 हेलाइड आर स्टेबल, सारे प्रकार के Cu+2 के हेलाइड जो हैं वो स्टेबल होते हैं, लेकिन किसको छोड़कर, आयोडीन वाले को छोड़कर, है ना। तो देखो Cu+2 जब आयोडीन के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, Cu2I2, और क्या बन जाता है, I2। I2 बेटा एक गैस है, I2 एक क्या है, गैस है। बात समझ में आ रही क्या ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इसकी कितनी आएगी बेटा, +1, कितनी आएगी इसकी, +1। बात समझ में आई। और +1 की वजह से ही ये जो है अनस्टेबिलिटी इसमें आ जाती है ना। कॉपर +2 में रहना चाहता है, लेकिन अगर आयोडीन के साथ में उसकी रिएक्शन होती है तो किस में चला जाता है, वो +1 में चला जाता है ना। इसीलिए जो है इसके जो आयोडाइड है, कॉपर जब आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो वाले हेलाइड जो है वो स्टेबल नहीं होंगे। मेनी Cu+ कंपाउंड आर अनस्टेबल, बहुत सारे Cu+2 कंपाउंड कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। किसमें, एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी वाले विलियन में, किसमें होते हैं, पानी वाले विलियन में, है ना। देखो वैसे देखा जाए ना तो कॉपर, यहाँ जो मैंने Cu+2 +1 में ज्यादा रहना चाहता है, किसमें रहना चाहता है, +1 में, +2 में वो आ, कम स्टेबल है, और +1 में कैसा है, ज्यादा स्टेबल है, कैसा है वो, ज्यादा स्टेबल है ना।
तो यहाँ से एक्चुअल में ये आयोडीन के साथ में इसलिए रिएक्शन नहीं करना चाहता क्योंकि यहाँ से क्या है, गैस निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही है यहाँ से? I2 गैस निकल रही है। इस वजह से ये आयोडीन के साथ में Cu+2 जो है वो रिएक्शन करना नहीं चाहता। बात मेरी समझ में आ रही है क्या? आगे चले क्या? हाँ, मैं क्या बता रहा था कि बहुत मेनी Cu+ कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल है। किसमें? पानी में। पानी में कैसे हैं वो? अनस्टेबल है ना, पानी में अनस्टेबल है। ठीक है, वो सीधे किस में बदल जाते हैं? क्योंकि Cu+1 से कहाँ चले जाते हैं? Cu+2 में, है ना। और मैंने तुमको अभी बताया कि Cu और एक है ना, Cu+1 ज्यादा अच्छी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, क्योंकि अगर आप प्रॉपर इसका लिखोगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29, है ना। तो ये होता है बेटा, लास्ट वाला लिख रहा हूँ, 4s1 3d10। 4s1 क्या? 3d10। डी के 10 तो तुम्हें मिलने से रहे, डी के 10 तो तुम्हें मिलने से रहे, क्योंकि वहां आ गया है बहुत ज्यादा स्थायित्व। ठीक है, तो ये वन एक इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन देना पसंद तुमको नहीं करेगा। तो ये क्या होता होगा, जब पानी में जब जाते होंगे तो ये सीधे +1 से चेंज हो जाते हैं किसमें? +2 में, है ना। देखो डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, और डी में जब 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो बहुत 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 ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है ना। तो वो कभी नहीं चाहेगा, देने की बारी आएगी तो एस से तो एक दे देगा, लेकिन डी से देने वाला नहीं है। तो हो सकता है कि पानी में जाने पर ये +1 से चीजें चेंज हो जाते हैं किसमें? +2 में। इस वजह से जो है Cu+ कंपाउंड जो है पानी में कैसे होते हैं? अनस्टेबल, अस्थायित्व रहते हैं, है ना। ठीक है, बात चलो देखते हैं। यहाँ पर स्टेबिलिटी बताई गई है। ठीक है, ये एक रीजन बता दिया, एक और स्टेबिलिटी है। हाँ, इसका रीजन है, देखो ये इसका रीजन है, यहाँ लिख गया है ना, कि यहाँ पर क्यों आयोडीन के साथ में रिएक्शन नहीं करता। देखो, है ना, अभी समझ में आ जाएगा, है ना, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो Cu+2 की यहाँ पर देखो, मैंने अभी तुमको क्या बताया कि Cu जो है हमेशा प्लस में रहना ज्यादा पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि Cu+2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है किससे? Cu+ से। उसका रीजन है, देखो, ड्यू टू का बेटा कारण होता है मोर निगेटिव डेल्टा H, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकली है? एनर्जी बाहर निकली है। किसमें? देखो, जितनी ज्यादा एनर्जी केमिस्ट्री में बाहर निकलेगी उतना ज्यादा क्या आ जाता है? स्थायित्व मिल जाता है ना। मैंने तुमको क्या बोला कि हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की बारी आएगी तो एक इलेक्ट्रॉन देगा। कितने इलेक्ट्रॉन देगा? एक इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन देखो, सुनो सुनो अच्छे से सुनो, जब +2 होगा, जब ये क्या बनेगा? +2 में जाएगा तो क्या होगा? +2 में जाने पे क्या होगा कि बहुत ज्यादा मात्रा में यहां से क्या निकल जाएगी? एनर्जी। और जितनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलेगी उतना ज्यादा इसको क्या मिलेगा? स्थायित्व तो मिल जाएगा। इसलिए यह Cu+2 ज्यादा स्टेबल बता रहा है किससे? Cl+ से। किससे बता रहा है बेटा? Cl+ से, है ना। दो दो चीजें लिखी है मैंने, दोनों के स्ट्रक्चर पे चर्चा करते हैं। KMnO4 और KCl, है ना, दोनों के स्ट्रक्चर बेटा सेम सेम ही होता है। KMnO4, है ना, देखो देखते हैं बेटा, है ना, कि स्टेप कैसे है। ठीक है, हाँ, कुछ ही इंपॉर्टेंट, हाँ, ये देखो कैसे बनाएंगे। बीच में रखेंगे बेटा क्या? Mn को। किसको रखेंगे? कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर? 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, ये है ना, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, इसका भी बेटा ऐसे ही बनेगा। बीच में हम किसको रखेंगे? क्लोरीन को। किसको रखेंगे? क्लोरीन सेंट्रल एटम है ना, और ये ऑक्सीजन और K+। सेम सेम ही है ना। दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। क्या होता है बेटा? टेट्राहेड्रल, मतलब चतुष्फलकी। कैसा होता है? चतुष्फलकीय, है ना। उसका भी होता है बेटा और उसका भी वही होता है ना। दोनों का कैसा होता है? चतुष्फलकी ही होता है। इसका भी कैसा होगा बेटा? चतुष्फलकी ही होगा। बात समझ में आई? तो कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, है ना। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये तो कोई खास काम का नहीं है ना, ये है कि जितने भी मेटल जो है कार्बोनिल के साथ में बॉन्ड बनाता है ना, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोस्ट ऑफ कार्बोनिल्स, इसको बोलते हैं बेटा कार्बोनिल्स। सीओ को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल्स। तो जब भी कोई भी मेटल कार्बोनिल के साथ में जुड़ा दिखाई देगा तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा? 0। ऐसा क्यों होगा सर? क्योंकि सीओ बेटा एक क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। क्या है? एक न्यूट्रल लिगेंड का मतलब होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं। बात मेरे ख्याल से आपके पल्ले पड़ गई होगी कि क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया अगर देखा जाए तो, है ना। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो छूट गया हो तो उसको हम देख लेते हैं एक बार, है ना, एक नज़र में मैं देख लेता हूँ
कि कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो छूट गया है। मैं पानी भी पी लेता हूँ तब तक बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, ऐसा कोई सच ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पर है नहीं, है ना। एक Mn2O7 एक चीज है बेटा, क्या इसका स्ट्रक्चर याद रखना। Mn2O7 का, है ना, इसका स्ट्रक्चर बेटा याद रखना। ये क्या है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, है ना। इसमें याद रखना कि Mn कहाँ है बेटा, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 25। कितना होता है, 25। Mn और Mn के बीच में एक ऑक्सीजन को इंसर्ट कराना, और बाकी ऐसा, बाकी क्या ना। एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे आते हैं पता है तुम्हें, वो ये पूछ लेते हैं कि Mn2O7 में कितने डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हैं, कितने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है, मतलब कितने MnO लिंकेज है ना। किसी ने पूछा कि MnO Mn लिंकेज, MnO Mn बॉन्ड कितने हैं, तो तुम बताना कि एक है ना। किसी ने पूछा कि M डबल बॉन्ड O बॉन्ड कितने हैं, तो तुम बताओगे 1 2 3 4 5 6, कितने बोलोगे, 6 है बोलोगे। आई होप मेरी बातें आपको, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जा रही होंगी, है ना। तो डी ब्लॉक बेटा यहाँ पर खत्म होता है। अब छोटा सा, एकदम छोटा सा बच गया है क्या हमारा, एफ ब्लॉक, तो हम उसको एक नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।